हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड का वीडियो नंबर 3। इसमें हम डिस्कस करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। तो देखिए, ये जो वीडियो है ये मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बिल्कुल ये नहीं पता कि IUPAC नोमेनक्लेचर में हमें कहाँ से शुरुआत करनी होती है। क्योंकि काफ़ी बार हमने देखा है ऐसे टीचर भी हैं जिन्होंने डायरेक्टली क्या किया है 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में IUPAC नोमेनक्लेचर। ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि आपको पहले समझना होता है कि IUPAC नोमेनक्लेचर में आपको क्या क्या एसेंशियल हैं जो आपको समझ लेने हैं। उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके बाद अगर आप एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि उतना ही आपका जो फंडा है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, राइट। लेकिन सबसे पहले जरूरी क्या है, अगर आपको पता है कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं एंड वो कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हैं, एंड फंक्शन ग्रुप क्या है एंड कितने टाइप की हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या है, तो ये सभी चीज़ें, रूट वर्ड्स क्या होते हैं, वो सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, किसका प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, किसका सफिक्स यूज़ करते हैं, तो वो सब के सब जो बेसिक बातें हैं जो हर कोई नहीं बताता, ठीक है, बीच बीच में बता देते हैं, एग्जाम्पल करवाए उसके बीच बीच में बताए, लेकिन हमें सबसे पहले इसको ही एक जो फंडामेंटल है, जो कि कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर कर लेना है। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को कि किस तरीके से आपको क्लियर करना है। हम स्टार्टिंग से चलेंगे एंड बहुत ही आराम से आपको ये टॉपिक समझ में आएगा कि क्या जरूरी है, क्या पहले सीखना है, क्या बाद में सीखना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, लेकिन उनको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आती। ये नहीं पता कि नेमिंग जब हम करते हैं, जब हम नाम लिखते हैं उसका IUPAC नेम, तो पहले क्या लिखना होता है, बाद में क्या लिखना होता है, ठीक है। एंड इसमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जिसको आता है उसके लिए भी बहुत सारी बातें इसमें सीखने को मिलेंगी, एक तरीका मिलेगा कि किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। IUPAC, IUPAC भी बोलते हैं इसको, कुछ भी बोल लीजिए। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसमें हमें मेनली दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। किस तरीके से, पहला, या तो आपको नेम दे दिया जाए एग्जाम में एंड उससे आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़े, ठीक है। कोई भी नाम दे दिया, जैसे बोला इथेनॉल, ये है इथेनॉल, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, तो वो आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, तो होता है CH3CH2OH। देखिए, आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके आता है। हम एक एक जो इसका बेसिक है वो क्लियर करते चलेंगे। आप उस चीज़ की टेंशन ना लें कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, राइट, सब कुछ आपको आएगा। अब देखिए, इसकी नेमिंग आपने सीख ली, ठीक है, नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लिया। तो स्ट्रक्चर तो अगर आप हम इससे प्रीवियस वाला वीडियो देखा होगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, उससे भी आप समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आ सकता है, कि अगर आपको स्ट्रक्चर दे दी एंड उससे आपको नेम लिखना है, ठीक है, या तो उसका कॉमन नेम पूछ लिया जाए या फिर उसका IUPAC, ठीक है, ये वाला नेम पूछ लिया जाए। तो मेनली ये भी इंपॉर्टेंट होता है, कॉमन नेम भी एंड ये नेम भी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम ये सीखेंगे, ठीक है। कॉमन नेम हम हो सकता है नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको लेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को कि किस तरीके से आपको क्लियर करना है। हम स्टार्टिंग से चलेंगे एंड बहुत ही आराम से आपको ये टॉपिक समझ में आएगा कि क्या जरूरी है, क्या पहले सीखना है, क्या बाद में सीखना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, लेकिन उनको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आती। ये नहीं पता कि नेमिंग जब हम करते हैं, जब हम नाम लिखते हैं उसका IUPAC नेम, तो पहले क्या लिखना होता है, बाद में क्या लिखना होता है, ठीक है। एंड इसमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जिसको आता है उसके लिए भी बहुत सारी बातें इसमें सीखने को मिलेंगी, एक तरीका मिलेगा कि किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। IUPAC, IUPAC भी बोलते हैं इसको, कुछ भी बोल लीजिए। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसमें हमें मेनली दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। किस तरीके से, पहला, या तो आपको नेम
दे दिया जाए एग्जाम में एंड उससे आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़े, ठीक है, कोई भी नाम दे दिया, जैसे बोला इथेनॉल, ये है इथेनॉल, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, तो वो आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, तो होता है CH3CH2OH। देखिए आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके आता है, हम एक एक जो इसका बेसिक है वो क्लियर करते चलेंगे। आप उस चीज़ की टेंशन ना लें कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, राइट, सब कुछ आपको आएगा। अब देखिए इसकी नेमिंग आपने सीख ली, ठीक है, नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लिया। तो स्ट्रक्चर तो अगर आप हम इससे प्रीवियस वाला वीडियो देखा होगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, उससे भी आप समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आ सकता है, कि अगर आपको स्ट्रक्चर दे दी एंड उससे आपको नेम लिखना है, ठीक है, या तो उसका कॉमन नेम पूछ लिया जाए या फिर उसका IUPAC, ठीक है, ये वाला नेम पूछ लिया जाए। तो मेनली ये भी इंपॉर्टेंट होता है, कॉमन नेम भी एंड ये नेम भी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम ये सीखेंगे, ठीक है। कॉमन नेम हम हो सकता है नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको लेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, कोई भी रैंडमली मैंने ऐसे उठा लिया, लेकिन इसके वे में आपको समझ में आएगा, इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझ में आएगा कि क्या क्या आपको सीखना जरूरी है, थोड़ी अपने माइंड की एक्सरसाइज करनी जरूरी है, तभी आपके दिमाग में ये बात आएगी कि पहले आपको क्या सीखना है, उसके बाद क्या। समझ गए इस चीज़ को? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कोई भी कार्बन कंपाउंड दिया है तो हमें अगर उसकी नेमिंग करनी है, ठीक है, स्ट्रक्चर हमें हुई है तो उसकी नेमिंग किस तरीके से करते हैं, मतलब लिखते किस तरीके से हैं एंड उसकी नंबरिंग कैसे करते हैं। तो इसमें भी दो बातें हैं मैंने बताई, कौन कौन सी। पहली की नंबरिंग स्टार्ट कहां से करेंगे, ठीक है, एंड सेकंड थिंग कि जो नेमिंग है वो कैसे करेंगे, राइट, उसमें प्रायोरिटी पहले किसको देंगे और बाद में किसको देंगे। तो ये अगर आप समझ गए ना तो अच्छे से आपको IUPAC भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखो इसमें हम नंबरिंग करते हैं। पहली बात, नंबरिंग के लिए क्या करना होता है, जिसकी प्रायोरिटी पहले होती है वो हम देखते हैं पहले फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। अब ये भी आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप है एंड ये क्या है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है। सब कुछ सीखेंगे, टेंशन मत लीजिए उस चीज़ की। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग के लिए हमें एक सबसे पहले कोई चेन चूज़ करनी पड़ती है, कार्बन चेन, कार्बन की जो चेन है वो चूज़ करनी पड़ती है सबसे बड़ी, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी हो, कॉन्टिन्यूस कोई चेन है वो सबसे बड़ी हमें चूज़ करनी होती है। और हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं एंड से, किसी भी एंड से, इस एंड से कर सकते हैं, इस एंड से कर सकते हैं या फिर इस एंड से भी कर सकते हैं, राइट, किसी भी एंड से हम शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद क्या आता है कि अगर हमने नंबरिंग स्टार्ट कर दी है तो वो हम कहाँ से करें, प्रायोरिटी किसको दें। तो यहाँ पे जो ये होते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ये होता है फंक्शनल ग्रुप। सबको समझ में आएगा? अभी एक बार के लिए देख लीजिए। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है अगर वो कहीं भी कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ही ये प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है, हम इसके अकॉर्डिंग ही चेन चूज करेंगे। चेन चूज करने के बाद हमें फंक्शनल ग्रुप के जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उसको सबसे कम नंबर देना है। मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो हमें यहाँ से फर्स्ट मानना होगा, हम यहाँ से नहीं, ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। तो इस तरीके से हम नंबरिंग कर देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 कार्बन चेन है, आप इस तरीके से भी ले सकते थे इसको, ठीक है, 1 2 3 4 5। अगर आप इस तरीके से लेंगे तो ये आपकी सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगी। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो इस तरीके से सबसे पहले हम कार्बन चेन को चूज़ करते हैं कि कौन सी सबसे बड़ी है, ठीक है। उसमें ब्रांचिंग नहीं चूज़ करेंगे, सिर्फ स्ट्रेट चेन। ये स्ट्रेट इस तरीके से भी हो सकती है, मेरा मतलब है कॉन्टिन्यूअस चेन, राइट। तो या फिर इस तरीके से भी ये हो सकती है, ओके। तो नंबरिंग आपने कर ली, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, नेमिंग। सेकेंड पॉइंट आता है कि हम इनकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो नेमिंग कैसे करते हैं, देखिए एक सीक्वेंस में करते हैं, ऐसे नहीं कर देते कि कुछ भी कहीं भी लिख दिया। नेमिंग करने का एक सीक्वेंस होता है, वो क्या होता है, तो देखिए एक होता है रूट वर्ड। सब कुछ सीखेंगे कि क्या होते हैं ये रूट वर्ड, लिखेंगे सबसे, ठीक है। उससे पहले
प्रीफिक्स लगता है अगर प्रेजेंट है तो, ठीक है। प्रीफिक्स में हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स में हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, राइट। जो ये सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो कि मेन चेन के बाहर कहीं भी अटैच होते हैं, राइट, तो वो होते हैं सब्स्टिट्यूएंट। एंड सब्स्टिट्यूएंट से, और ये भी तो एक तरीके से आप बोल रहे बाहर ही है चेन के, ये हमने चेन चूज की, ये भी बाहर है, लेकिन इनको हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। एक स्पेसिफिक कैरेक्टर देते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड को, राइट। तो इसको भी हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं, रूट वर्ड लिख लिया। रूट वर्ड का मतलब है जैसे ये मेरे पास कार्बन चेन है 5 की, ठीक है, 5 है, तो इसके लिए हम रूट वर्ड यूज करते हैं पेंट, राइट। मैं आपको अभी थोड़ा सा समझा रही हूँ, अच्छे से समझेंगे हम। ये हो गई पेंट, राइट, तो इसके लिए हम लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है जो कि रूट वर्ड के बाद में लगता है, राइट। रूट वर्ड के जो बाद में लगेगा, जो पहले लगेगा प्रीफिक्स, जो बाद में लगेगा वो होगा सफिक्स। एंड ये जो लगेंगे ना सब्स्टिट्यूएंट, इनके भी हम प्रीफिक्स ही यूज करेंगे, वो भी आपको समझ में आएगा कैसे। एक एक बात आप अच्छे से नोट करते चलिए। अब सफिक्स 2 तरीके के होते हैं, 2 तरीके से लगाने होते हैं। एक तो होता है 1 डिग्री, मैं बोल रही हूँ प्राइमरी सफिक्स, एंड दूसरा सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो 2 तरीके के सफिक्स हमें पढ़ने होते हैं। अगर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन जब अटैच है तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन के बीच में देखना है तो हमें क्या लिखना है, डबल बॉन्ड है तो क्या लिखना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखना है, ये होते हैं प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, जो किसको बता रहे हैं, बॉन्ड्स को। कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होते हैं उनको, ये सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो ये प्राइमरी सफिक्स में आ गए, जो रूट वर्ड के तुरंत बाद हम लगा देंगे। फिर देखेंगे कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो एज ए सफिशिएंट हम एज ए सफिक्स हम उसको लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स, राइट। तो ये है हमारे पास OL, ये है एक फंक्शनल ग्रुप, तो इसका भी हम सफिक्स लगाएंगे, ठीक है। इसका हम सफिक्स लगाएंगे किसका, फंक्शनल ग्रुप का। बस ये एक मेन थिंग है। अब हम इन सभी को सेपरेट देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इतना। तो पहले हम इसका नाम एक बार लिख के देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे जो कि क्या है, मिथाइल। पहला लेटर बड़ा रखेंगे, कैपिटल लेटर होगा। इसकी पोजीशन भी मेंशन करनी पड़ेगी, कौन से कार्बन पे है, 4 पे। तो नंबर को एंड लेटर को जब हम सेपरेट करते हैं तो उनके बीच में हम एक हाइफन लगा रहे हैं। अब लिखेंगे मेन रूट जो है वो, तो मेन रूट जो रूट वर्ड है वो क्या है, 5 तक है ये चेन, ठीक है। कार्बन की चेन 5 तक है, तो इसका मतलब 5 के लिए हम यूज करते हैं पेंट, ठीक है। ये हमें सारे के सारे और लेटर जो भी हैं वो स्मॉल रखने हैं, पेंट। अब प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन, क्योंकि सारे के बीच जितने भी हैं इन सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स, जो कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है अल्कोहल, ठीक है, OH ग्रुप। तो इसका हम सफिक्स यूज करेंगे, क्या होगा, OL, ठीक है। तो इसको हम जो यहाँ पे E है, ये इसको हम काट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे AEIOU अगर दोनों साथ साथ आते हैं तो एक को हम कट कर देते हैं। बस आप इतना याद रखिए, जो AN होगा सिर्फ उसका AN ही हम यूज करेंगे अगर सेकेंडरी सफिक्स भी प्रेजेंट है तो, ठीक है। तो हम इसको कंप्लीट कैसे लिख सकते हैं, 4 मिथाइल पेंटेन 1 ओल भी लिख सकते हैं, या फिर कैसे लिख सकते हैं, पेंट एन ओल, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये 1 पे प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट है। तो एक को अगर दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं एक ही बात है। तो चलिए फिर नेमिंग सीखने के लिए एक एक हम इनको कंप्लीट करते हैं कि सबसे पहले हम सीखते हैं रूट वर्ड्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम प्राइमरी सफिक्स को सीखेंगे एंड देन सब्स्टिट्यूएंट्स को हम देखेंगे, ठीक है। एंड ये भी देखेंगे कि किसको प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले रखना है, ताकि आपके लिए जो फॉर्मूला मैंने बनाया वो ईजी हो जाए। अगर वो सीख गए तो सब कुछ आपको आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स क्या होते हैं, रूट वर्ड्स होते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि किसी अगर कोई चेन है हमारे पास तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो वो होते हैं रूट वर्ड्स। अब देखिए, अगर एक कार्बन प्रेजेंट है, एक ही कार्बन प्रेजेंट है, तो उसके लिए रूट वर्ड जो हम यूज करेंगे वो होगा मिथ, ठीक है।
अगर हमारे पास 2 कार्बन प्रेजेंट हैं तो उसके लिए जो हम रूट वर्ड यूज करेंगे वो होगा इथ, ठीक है। अगर 3 कार्बन प्रेजेंट हैं तो उसके लिए होगा प्रोप, 4 कार्बन के लिए होगा ब्यूट, 5 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे पेंट, 6 कार्बन के लिए यूज करेंगे हेक्स, 7 कार्बन के लिए होगा हेप्ट, 8 कार्बन के लिए होगा ओक्ट, ठीक है। 9 कार्बन के लिए होगा नॉन, एंड 10 कार्बन अगर प्रेजेंट है किसी चेन में तो उसके लिए होगा डेक। इतना समझ में आ गया? वेरी सिंपल, ठीक है। 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट हेप्ट, ओके, एंड 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। इतना समझ में आ गया? अब इनको हमें जोड़ना है प्राइमरी जो सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स जिसको कौन कौन से होते हैं प्राइमरी सफिक्स, जल्दी से बताइए। प्राइमरी सफिक्स कौन से हैं? एन अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो, इन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो, आइन अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो। अब देखिए एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अब बाकी जो बच गए या तो उनसे कार्बन जुड़ जाएंगे आगे, ठीक है, या फिर क्या होगा, इनसे हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो जोड़ना ही है, ठीक है। तो देखिए अब हम समझते हैं, अगर हम क्या लगाते हैं, इन अगर हम सफिक्स लगाते हैं, प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स 1 डिग्री से मैं लिख रही हूँ, तो अगर हम एन लगाते हैं तो क्या बनता है? अगर हम इन लगाते हैं, ठीक है, एक बार साफ कर देती हूँ, इन लगाते हैं तो क्या बनता है और आइन लगाते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। तो अगर हम एन लगाते हैं, मैथ से अगर हमने एन लगाया तो क्या बन जाएगा? ये एक्चुअली जो ये रूट वर्ड्स होते हैं तो इनको हम बोल सकते हैं एल्क। ये याद रखिए, छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप ये समझ गए तो आपका एक एक जो फंडा है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो रूट वर्ड्स हैं इनको हम बोलेंगे एल्क, समझ रहे हो इस चीज को? अगर हम इस एल्क से एन जोड़ देंगे तो ये क्या बन गया? क्या बन गया? ये एल्केन बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इस एल्क से क्या जोड़ दें? एन जोड़ दें तो क्या बन गया? एल्केन। जोड़ के देखें, चलिए। अगर हम इससे जोड़ देते हैं एन, मैथ से अगर हम जोड़ते हैं एन तो क्या बन गया? मीथेन, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इससे जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा? एन जोड़ेंगे तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। क्या जोड़ रहे हैं? एन एन एन, लिख लीजिए, एन 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 प्लस करके एन एन, ठीक है, आप लिख लीजिए। तो ये क्या हो गया? अगर 5 जो कार्बन है उससे एन जोड़ेंगे तो क्या हो गया? पेंट एन, हेक्स एन, हेप्ट एन, ठीक है, ओक्ट एन, नॉन एन, एंड डेकेन। कुछ छुटा तो नहीं? ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया एल्केन। क्या बन गया? ये एल्केन हमने बना लिया। अगर हम सेकेंडरी सफिक्स अगर हम जोड़ देते हैं इन, इसका मतलब जो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो हम क्या जोड़ेंगे? एल्क इन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको ही देख लेते हैं, इनका फॉर्मूला कैसे होता है। तो एक कार्बन, उसके अराउंड हमने हाइड्रोजन लगाना है, क्योंकि कार्बन एक ही है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ जो मीथेन है उसको हम इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखिए क्या बन गया? मिथेन। तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? मीथेन का फॉर्मूला हो गया CH4, ठीक है। 4 वैलेंसीज है, चारों से हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया तो हमने इसको बोला मेथेन, ठीक है। अब अगर हमने 2 कार्बन है हमारे पास, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है, एन लगाना है। अब इनसे जितनी भी वैलेंसी इसकी बच गई, एक कार्बन की 4 वैलेंसी, दूसरे कार्बन की 4, तो एक एक तो हमारी सेटिस्फाइड हो गई दोनों की इनसे। अब जो बच गए उन पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे, वेरी सिंपल। ये क्या हो गया? इथेन, राइट। अगर हमारे पास 3 कार्बन है तो हम कैसे लिखेंगे? 1 2 3, सबसे पहले कार्बन लिखेंगे। अब इनकी जो वैलेंसीज एन है, इसका मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा,
तो इनके ऊपर जितनी भी वैलेंसीज एक्स्ट्रा बच गई उनके ऊपर हम हाइड्रोजन लगा देंगे। आपको पता है एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो इस तरीके से आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आपको बनाना है ब्यूटेन तो क्या करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया हाइड्रोजन, इनसे हम जोड़ देंगे। मतलब ब्यूट है तो हम 4 कार्बन लिखेंगे, एन है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कर देंगे, जो भी वैलेंसीज बच गई उससे हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो ये हो गया ब्यूटेन। इसी तरीके से पेंटेन का आप मुझे बना के दिखाइए, आप इजीली बना पाएंगे। समझ रहे इस चीज को? तो इनके जो फॉर्मूलाज हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, एल्केन का जो फॉर्मूला होगा वो भी देख लीजिए। जो जनरल फॉर्मूला होगा उसकी बात करें हम, एल्केन का जनरल जो फॉर्मूला है वो होता है CnH2n+2। कैसे होता है देख लीजिए। अगर कार्बन की नंबर 1 है तो हाइड्रोजन उससे डबल से 2 एक्स्ट्रा होंगे। कैसे? अगर हमारे पास कार्बन 1 है, यहाँ पे इस फॉर्मूला में रखिए, अगर कार्बन हमारे पास 1 है तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो जाएंगे, इसके डबल 2, और उसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो कितने हो गए 4। तो हम लिख सकते हैं CH4। समझे इस चीज को? यूज करना आ गया फॉर्मूला। तो इसको हम मीथेन का फॉर्मूला लिख सकते हैं CH4। मैं इस तरीके से लिखूंगी, अब स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लेना जैसे मैंने ड्रॉ की थी। इथेन की कैसे करेंगे, C2, यहाँ पे हम 2 रखेंगे, C2 एंड ये कितना हो जाएगा H5, ठीक है। डबल 4 C2H6, सॉरी C2H6। प्रोपेन की C3H, या फिर आप इस तरीके से देख लीजिए थोड़ा सा समझ में आए, ताकि CH3CH3। अगर ये इस तरीके से है तो ये हो गया एथेन, ठीक है। एथेन क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। CH3 CH2 CH3, ये क्या हो गया प्रोपेन 1 2 3, राइट। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला हुआ वो क्या हो गया C3H8, मतलब डबल से 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, तो इसका डबल 6 में 2 जोड़ दिए, कितना हो गया 8। इसी तरीके से ब्यूटेन का देख लीजिए C4H10, C5H12, C6H14, C7H कितना हो गया 16, ठीक है। C8H20, सॉरी 18, C9H20, C10H22। ये हो जाएगा फॉर्मूला। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर बना के लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं, अगर हमें एल्कीन बनाना है तो कैसे बनाना है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको साफ कर सकूं। वीडियो को पॉज करके फिर नोट कर लिया करो, ठीक है। अब हम बनाते हैं एल्कीन। एल्कीन कैसे बनाते हैं, एल्कीन बनाते हैं अगर हम इनके साथ ईन जोड़ दें तो क्या बन जाएगा एल्कीन, ठीक है। तो मैं यहीं पे बना देती हूँ, फॉर्मूला भी आप लिख लीजिएगा। ये सारे के सारे हम प्राइमरी सफिक्स बना रहे हैं, समझ रहे हो इस चीज को। क्या बनाना है, एल्क से अगर हम ईन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा एल्कीन, ठीक है। एल्कीन बन गया। एंड इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा CnH2n। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा एल्कीन का, ठीक है। मतलब कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम मेथ की बात करें तो इसमें एल्कीन में मेथइन नहीं हो सकता। अब मेथइन कैसे हो सकता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो ही तो इन बनेगा। इन बनने के लिए कंडीशन क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसमें मेथीन तो हम नहीं बना सकते, ठीक है। हम क्या बना सकते हैं, एथीन बना सकते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में अगर हमने इन को जोड़ा, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर हमने डबल बॉन्ड लगाया तो क्या बन गया मेथीन बन गया, ठीक है। क्या बना मेथइन, इस तरीके से बन सकता है। तो हम लिख सकते हैं एथीन, सॉरी एथीन, राइट। फॉर्मूला आप लिख सकते हैं कैसे C, ठीक है। इनके बीच में डबल बॉन्ड, जितनी भी वैलेंसी बच गई उसको हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर एक तरीके से। क्या है ये एथीन। तो इसका फॉर्मूला हम लिख लें कैसे,
कितना हो गया, इसका फॉर्मूला कैसे बना, C2H4। समझ रहे हैं, अगर हमने कार्बन 2 है तो हमारे पास हाइड्रोजन इसके डबल होंगे, जस्ट डबल। ओके, समझ गए, ये इसका जनरल फॉर्मूला हुआ। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो। एंड इसका नेम हो गया ये, ठीक है, ये क्या है, एल्की। अब नेक्स्ट देखिए प्रोपीन। प्रोपीन आप मुझे करके बताइए, प्रोप से अगर हम इन जोड़ देते हैं तो ये क्या बन गया, प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन में हमारा जो फॉर्मूला होगा वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ, C3H6। तो इसकी स्ट्रक्चर आप जल्दी से ड्रॉ कर दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड जल्दी से स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ जैसे 1 2 3। ठीक है, तो हमें कार्बन के बीच में क्या करना है, डबल बॉन्ड रखना है। प्रोपीन तो एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए कम से कम, तो हम एक डबल बॉन्ड लगाते हैं। तो कहीं पे भी लगा सकते हो आप, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, और जितनी वैलेंसीज बच गई उसको हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, वैलेंसीज का ध्यान रखना है आपको कि आपको कितने हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं 3 जोड़ सकती हूँ, एक इसकी कंप्लीट हो गई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पे कितनी इसकी सेटिस्फाई होगी, 4, सिर्फ यहाँ पे एक हाइड्रोजन को जोड़ना है। यहाँ पे इसके पास 2 तो डबल बॉन्ड आ गए, वैलेंसी 2 तो हो गई, एंड 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो कितने हो गए, 3 5 एंड 6। तो ये फॉर्मूला हमारा मतलब करेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से ब्यूट से आप इन जोड़ेंगे तो बन गया ब्यूटीन। ब्यूटीन बना, इसके स्ट्रक्चर बना लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 बना लिया। अब आप क्या करेंगे, इनकी जो स्ट्रक्चर्स बनी हैं उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी आप इन जोड़ दीजिए, मतलब कहीं पे भी आप डबल बॉन्ड कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं या फिर यहाँ कर सकते हैं, एक डबल बॉन्ड आप जोड़ दीजिए। ठीक है, और बाकी की जितनी भी वैलेंसीज बचेंगी उनको हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, 2 वैलेंसीज बची, तो देखिए H H H कितना हो गया। इसके देखिए मैं गलती कर देती हूँ बार बार, आप भी नहीं करना। 4 वैलेंसीज होती हैं, सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए कितना हुआ, C4 फॉर्मूला C4H8। काउंट कर लीजिए, कार्बन 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये हो गया ब्यूटीन। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर हम एक और तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, समझ पा रहे हो। डबल बॉन्ड की अगर हम पोजीशन को चेंज कर दें, यहाँ पे लगा दें, तो क्या बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन। 1 2 3 होते हैं, लास्ट जो कॉर्नर में है उनकी, ठीक है, जो लास्ट में है एंड में है उनके पास 3 3 होते हैं। अगर उनके पास डबल बॉन्ड नहीं है तो इस तरीके से आप इनकी वैलेंसीज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये भी हो गए ब्यूटीन की 2 स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनकी हम अलग से बात करेंगे, ये क्या हो गए, दोनों ही कोई से भी कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल पूछा जाता है ब्यूटीन, तो आप किसी की भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आयन की बात करें तो आप देखिए सारे बना लीजिए, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बोला है। क्या हो गया, एल्कीन हो गया। अब बोलते हैं एल्काइन की बात करें तो एल्काइन को कैसे बना सकते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्काइन। अगर हम आयन जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, एल्काइन। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। मतलब अगर कार्बन हमारे पास एक है, ठीक है, सॉरी एक तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, तो कार्बन कार्बन के बीच में लगेगा ट्रिपल बॉन्ड, एक कार्बन के बीच में कैसे ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, तो अगर हम कम से कम 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है इन में एंड आइन में, तो यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं तो यहाँ कितना हो गया, डबल से हम 2 कम कर देंगे, CnH2n, तो ये हो गया 4 -2। समझ गए इस चीज को, कार्बन का डबल 4 हो गया, 4 में से हमने 2 माइनस कर दिया, कितना हो गया, C2H2। ठीक है, चलिए देखिए, तो मीथेन का हम मिथाइन का नहीं बना सकते, तो इसमें कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, वैलेंसी एक एक बची दोनों की, इसको हम हाइड्रोजन से जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। क्या हो जाएगा, इथाइन। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से प्रोपाइन अगर हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, 1 2 3 कार्बन लेंगे, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, किसी पे भी आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए एंड देन उनकी वैलेंसीज को कंप्लीट कर दीजिए। इसकी 3 वैलेंसीज कंप्लीट, एक हाइड्रोजन लगा दिया हमने। यहाँ पे इसकी देखिए
3 इससे कंप्लीट हो गई, एक इससे कंप्लीट हो गई, राइट। तो हमारे पास इस तरीके से आ गया ये स्ट्रक्चर। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, C3H6, 6 में से 2 कम करेंगे, कितना हो गया C3H4, राइट, ठीक है ना। क्या है फॉर्मूला, CnH2n -2, तो इसका डबल हो गया 6 में से -2 करना है तो कितना हो गया C3H4। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इनके जनरल फॉर्मूला से आपको पता चल गया इसका क्या होता है, एल्केन का, एल्कीन का एंड एल्काइन का। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ब्यूटाइन की आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फटाफट कीजिए, ब्यूटाइन के स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन ले ली। किसी के बीच में आप एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, कहीं पे भी लगा सकते हैं आप। इसी तरीके से अगर कार्बन की जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन को चेंज करके क्या बन जाएंगे, आइसोमर, तो उनको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी काफ़ी टाइप के होते हैं। तो ये हो गए कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, पोजीशन की जो इसकी पोजीशन है वो चेंज हो गई। तो आप इस तरीके से किसी भी तरीके से इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो सिमिलर बात है, वहीं से हम इसकी नेमिंग शुरू कर देंगे। तो ये हो गई क्या, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की कहानी। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, H3, यहाँ पे 3 कंप्लीट हो गई, इसकी भी वैलेंसीज कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा, ये 3 कंप्लीट हो गई एंड इसकी कंप्लीट है, इस कार्बन की कंप्लीट है, 3 यहाँ से, एक है यहाँ से। अब ये बचा H2 एंड ये 3 H। अब जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कैसे बनाते हैं, ये तो जो ग्रुप है सिर्फ आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट है एल्काइल, ये हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो ये बनते हैं एल्केन से। जैसे एल्केन है, इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या बन जाएगा, एल्काइल, जो कि क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, राइट। तो हमारे पास अगर मीथेन है CH4, तो इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचा, CH3 एंड इसकी एक वैलेंसी बची है, क्योंकि जो कार्बन है उसकी 4 वैलेंसी होती है। देखिए इस तरीके से समझ लीजिए, ये CH4 की स्ट्रक्चर है। अगर हम एक हाइड्रोजन कहीं से भी रिमूव कर दिया, निकाल दिया, तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या बचा, एंड एक वैलेंसी यहाँ पे फ्री होगी। तो ये जो फ्री वैलेंसी है इसको हम जोड़ देते हैं मेन चेन से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल, राइट। एल्काइल हैं ये सारे, तो ये हो गया मिथाइल, नाम लिख लीजिए मिथाइल। इसी तरीके से अगर मेरे पास है C2H6, इथेन, इथेन, ये क्या है, मीथेन, इसका मैं कैसे बनाऊंगी, एक हाइड्रोजन को रिमूव करूंगी, C2H5, ये आ जाएगी मेरे पास। तो ये क्या बन गई, इथाइल, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो बन गया। इसी तरीके से C3H8, ये क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल देती हूँ तो इसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो क्या हो गया, C3H7, प्रोपाइल। तो बस आप ये यहाँ तक याद रखिए कौन कौन से, मेनली मिथाइल एंड इथाइल, दो सब्स्टिट्यूएंट्स तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। प्रोपाइल रहता है तो अच्छी बात है, और भी हैं काफ़ी टिपिकल, लेकिन आपके 10th लेवल के हिसाब से वो आपके लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो प्रीफिक्स आपको पता चल गया, सब्स्टिट्यूएंट एंड सब्स्टिट्यूएंट में ही, प्रीफिक्स में ही मैंने बोला कि कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं। तो मैं एक बार लिख देती हूँ प्रीफिक्स, चलिए पूरा फॉर्मूला ही लिख लेते हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। तो चलिए हम एक बार उस फॉर्मूला को ही देख लेते हैं, सारी चीज़ों को एक साथ लिखते हैं ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स में क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे, सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, जैसे कि मिथाइल, C2H5, इथाइल, ठीक है, मिथाइल, इथाइल, राइट। एंड कुछ ग्रुप भी हो सकते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप भी हैं जो कि एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम इनको यूज करते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारे पास है नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो,
तो इसका भी हम सफिक्स ही प्रीफिक्स ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है, एज ए सफिशिएंट सब्स्टिट्यूएंट इसको यूज़ करेंगे। नाइट्रो हो गया, एंड इसी तरीके से OR ये हो गया एल्कोक्सी, इसको हम बोलेंगे एल्कोक्सी। ये क्या है? ईथर है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इसको या फिर एक्स में क्या हो गया, जैसे कि हेलोजेंस होते हैं तो उनका हम जैसे F है, Cl है, Br है या फिर I है, इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इन सबको हम यूज़ करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लूरो, इसको बोलेंगे क्लोरो, इसको बोलेंगे ब्रोमो, राइट, इसको बोलेंगे आयोडो। तो इस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब इनकी जो सीक्वेंस होगी वो कैसे होगी, वो भी एक बार अच्छे से समझ लीजिए। इनकी जो सीक्वेंस होगी वो होगी अल्फ़ाबेटिकली, जिसका नाम पहले होगा वो पहले लिखा जाएगा। अगर दो फंक्शनल ग्रुप, दो अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं तो जिनका नाम अल्फ़ाबेट में पहले होगा, अगर हमारे पास मिथाइल इथाइल दोनों आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे? ई पहले आता है ABCD में, तो हम इथाइल पहले लिखेंगे, मिथाइल को बाद में लिखेंगे। समझ गए? अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे, ठीक है। इनकी जो प्रायोरिटी देंगे वो अल्फ़ाबेटिकली इनको अरेंज करेंगे। समझ गए इस बात को? अब जो रूट वर्ड है वो रूट वर्ड पता चल गया आपको कौन कौन से होते हैं? मेथ, एथ, ठीक है, वो मैं बार बार नहीं लिखूंगी, आप मत समझ लेना, ठीक है। कौन कौन से हैं? चलो, मेथ, एथ, प्रोप एंड सो ऑन, ठीक है। 10 तक आप याद कर लीजिए, इस तरीके से आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। अब देखिए प्राइमरी सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, या फिर मैं 2 डिग्री सफिक्स लिख दूं, ठीक है, या फिर प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स हमने पढ़ लिया एन, अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इन अगर डबल बॉन्ड है कार्बन एंड कार्बन के बीच में, ठीक है, आयन अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगाएंगे। तो ये इसके साथ में ये लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे ये सेकेंडरी सफिक्स, ये आपने नहीं जाना है अभी तक, वो जान लीजिए। तो इसमें होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में आप कौन कौन से पढ़ेंगे? COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड COOR ये होता है एस्टर। यहाँ पे मैं इस तरीके से ये दिखा रही हूँ, आपको भी लगाना है, क्योंकि ये एक वैलेंसी इससे अटैच होगा, किससे? चेन से, जो कि चेन होगी हमारी इसकी मिथाइल, मीथेन, इथेन जो भी है, ठीक है, इसके जो कार्बन की जो चेन होगी वो। अब यहाँ पे जो R है ना, R से कनेक्ट होगी। ये जो R है ये भी एक जो चेन है कार्बन कार्बन की चेन, उसको शो करा है। यहाँ पे भी ये सभी कार्बन चेन से अटैच होंगे, ठीक है। कैसे अटैच होंगे? या तो हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, उसके बदले हम क्या लगा देंगे? किसी ग्रुप को लगा देंगे। तो इस तरीके से। और देख लीजिए COH, ठीक है, तो ये हो गया एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O R, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गया क्या? कीटोन। एंड OH अल्कोहल, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? डबल बॉन्ड। देखिए अगर डबल बॉन्ड भी आता है तो उसको हम एक तरीके से फंक्शनल ग्रुप में ही काउंट करते हैं। फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। अब मैंने इनको इस तरीके से अरेंज किया है इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, अगर हमारे पास कोई भी दो ग्रुप एक साथ आ जाते हैं तो हमें क्या करना होगा? इस तरीके से इस प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको लिखना होगा। और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन आपकी 10th के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं, आपके लिए सफिशिएंट है, राइट। तो इस तरीके से ये सबसे, अगर आपके पास ये दो ग्रुप आ गए तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी देंगे इसको, ठीक है। तो ये मैं प्रायोरिटी की तरीके से मैंने लिखा है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे जाएंगे नीचे, तो इनकी प्रायोरिटी सबसे ट्रिपल बॉन्ड
प्रेजेंट है एंड अगर मान लीजिए कोई एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं, हम एल्डिहाइड को प्रायोरिटी देंगे। तो ये इनका एक तरीके से हम बोल सकते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर है। इस तरीके से समझ पा रहे हैं इस चीज को? ठीक है, तो ये इनका प्रायोरिटी ऑर्डर भी है, मैंने इस तरीके से इनको अरेंज किया है। अब हम इन सबको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे, उनके थ्रू आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सब कुछ आप अच्छे से नोट कर लीजिए, पहले तो नोट कर लीजिए।